सपोज आप ये पर्सन है, एक बिजनेसमैन, एंड यू स्टार्टेड अ बिजनेस नेम्ड टुक टुक पिज्जा। टुक टुक पिज्जा, टुकड़े टुकड़े पिज्जा। आपका काम है एक बड़ा पिज्जा खरीदना और उसके टुकड़े टुकड़े करवा के सेल करना। एज वी ऑलरेडी नो, in order to produce goods and services we require various inputs, right? And so you started arranging for the inputs. सबसे पहले जगह चाहिए, so you took Taj Mahal on a lease. लीज चार्जेस हैं 1 रुपी पर डे। अब पर डे मानिए, पर ईयर मानिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम पर डे मान रहे हैं। अब क्या चाहिए? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कॉस्ट ₹2। अब ये काटेगा कौन? उसके लिए आपने मुकेश को अपॉइंट किया, उसको आप डेली का पे करते हैं ₹3। लेकिन ये सब के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, वो जो बैंक से आप लेके आए, और बैंक चार्ज कर रहा है आपसे ₹4 पर डे। अब ये सब कौन कर रहा है? आप करवा रहे हैं। ये आपका मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। हर एक पिज़्ज़ा बेच के आप कमाना चाहते हैं ₹5 का प्रॉफिट, राइट? अब लेकिन जब आप बेचने जाएंगे ना पिज़्ज़ा, तो ये टैक्स डिपार्टमेंट है, इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, वो आपसे सेल्स टैक्स ले रहा है, जीएसटी ले रहा है। कितना? ₹6, जो आपको अपने कस्टमर से वसूल करके देना है। इनडायरेक्ट टैक्स है ना। अब मुझे बताइए, अगर कोई कस्टमर आपसे खरीदने आए पिज्जा, तो आप कितने में उसको बेचेंगे? आई मीन टू से, व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ वन पिज्जा, और व्हाट विल बी द सेल वैल्यू ऑफ वन पिज्जा, और इन अदर वर्ड्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर आउटपुट। आपका आउटपुट क्या था? पिज़्ज़ा जो टुकड़े टुकड़े करके किया आपने, उसका मार्केट प्राइस क्या, कितने में बेचेंगे? तो आप कहेंगे सर 21 कैसे? ये जो कॉस्ट इंकर हुए इन सब का टोटल, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21, राइट? तो आप 21 में बेचेंगे। आई कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट और द सेल वैल्यू ऑफ द आउटपुट, राइट? और द मार्केट प्राइस। Now, the most important question, what is the factor cost? क्या ये 21 पूरा का पूरा फैक्टर कॉस्ट है क्या? सर वो तो डिपेंड करता है कि हमने किस किस चीज़ के ऊपर खर्चा किया, तो आइडेंटिफाई करें। चलिए, फर्स्ट आपने खर्चा किया ₹1 ताजमहल के ऊपर। क्या ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? यस, लैंड का रूप धारण कर रहा है। सेकेंड, ये ₹2 आपने खर्चा किया पिज़्ज़ा के ऊपर। क्या ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड है क्या? नहीं। लेबर है क्या? नहीं। कैपिटल है क्या? नहीं। एंटरप्राइज है क्या? नहीं। तो ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ओके, चलिए आगे। मुकेश, हाँ ये अपने स्किल्स यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में। हाँ, लेबर। ओके, तो ये लैंड, ये लेबर। ये बैंक से जो फाइनेंस लेके आए उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हाँ, ये कैपिटल। और ये खुद आप, हाँ तो आप तो एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योर है, तो आप भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। व्हाट अबाउट दिस टैक्स और टैक्स डिपार्टमेंट? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये भी नहीं है। तो बताइए कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? ये है, ये है, ये है, ये है, और इनके ऊपर होने वाले जो खर्चे हैं उनको ऐड कर लें। 1 + 3 + 4 + 5 13 है फैक्टर कॉस्ट। याद रखिएगा। ये 13 कैसे निकाल सकते थे? या तो हम डायरेक्टली जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर कॉस्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऐड कर दें, राइट मेरे बच्चों? तो हो जाएगा 13, या टोटल जो है 21 टोटल मार्केट वैल्यू, उसमें जो फैक्टर कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, उसमें जो फैक्टर कॉस्ट नहीं है, नॉन फैक्टर कॉस्ट, उसको हटा दें, टोटल में से हटा दें। टोटल में सब कुछ ही आ गया 21 में। अब इसमें से हटा दें जो हमें नहीं चाहिए, नॉन फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों नॉन फैक्टर्स हैं, हटा दें। तो टोटल कॉस्ट में से नॉन फैक्टर कॉस्ट हटा दें, तो पहले 2 हटाएं, फिर 6 हटाएं, तो कितना हो जाएगा? तो भी करके देखें तो 13। तो 2 तरीके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट? अब ध्यान दीजिएगा, 21 में से पहले 2 हटाया, तो 21 में से पहले 2 हटाया तो 19, फिर 19 में से 6 हटा दे तो 13। सर ये क्या कर रहे हैं? जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ द होल
value added method or product method is dependent on gross value added. And gross value added at market price is value of output minus value of intermediate consumption. बहुत सारे यहाँ गलती कर जाते हैं, उनको लगता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स. बिल्कुल गलत है. अब इसको फील करें. आपको पता होना चाहिए हम फाइंड कर रहे हैं हमारे यूनिट में कितने फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स प्रोडक्शन. उसी को कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड. फॉर द टाइम बीइंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं GVA एट मार्केट प्राइस, दैट इज टैक्सेस को भी हम इसमें कंसिडर करेंगे. क्यों? वेट एंड वॉच. ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इन आवर एग्जाम्पल आपका बिजनेस यूनिट कौन सा था? टुक टुक पिज्जा. हमें यह पता करना है व्हाट वाज द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय टुक टुक पिज्जा. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपका आउटपुट क्या था? पिज्जा. उसका मार्केट प्राइस सेल वैल्यू क्या था? 21, राइट? लेस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स. नॉन फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स. इनपुट्स नहीं, इनपुट्स तो बहुत सारे थे. नॉन फैक्टर इनपुट्स, उसके वैल्यू को कहा जाएगा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सर फील तो करवाइए. यस, याद कीजिए वो जो पिज्जा खरीदा था हमने वो फैक्टर कॉस्ट नहीं था, 2 रुपीज का था ना वो वाला. सर तो ऐसे तो वो जो टैक्स पे किया था वो भी नहीं है फैक्टर कॉस्ट. बिल्कुल सही, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम टैक्स को लेस नहीं कर रहे हैं. अगर आपको GVA FC निकालना था, यस, तब आप कर सकते हैं. क्या कर सकते थे? 21 में से लेस कर देते वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. कौन सा? जो पिज्जा खरीदा एज अ रॉ मटेरियल वो भी, एंड जो टैक्स पे करेंगे 6 रुपीज वो भी. लेकिन क्योंकि हमें चाहिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो फॉर द टाइम बीइंग हम टैक्स को लेस नहीं करेंगे. तो हम फील कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट जो पिज्जा हमने टुकड़े टुकड़े करके किया उसका मार्केट प्राइस 21, इसमें से लेस कर दें वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो रॉ मटेरियल के रूप में हमने पिज्जा खरीदा था, कितना बड़ा पिज्जा 2 रुपए में, वो तो हो जाएगा GVA MP 19. सर तो ये लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए केवल फैक्टर कॉस्ट. तो जो नॉन फैक्टर कॉस्ट है वो धीरे धीरे हटाते जाएंगे. याद है मैंने बताया था 21 में से पहले लेस करेंगे 2, फिर बाद में लेस करेंगे 6. ये भी आने वाला है, ये स्टेप भी आने वाला है. वेट एंड वॉच, मजा आएगा. तो GVA MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कभी भी ये मत लिखिएगा वैल्यू ऑफ इनपुट्स, नो, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स. या उसको इंटरमीडिएट गुड्स जैसा किया था उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब हम फोकस कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के ऊपर. ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? हमारे वाले एग्जांपल में 21, यस. अब इसको थोड़ा डिटेल में देखें. वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सर ये चेंज इन स्टॉक कहाँ से आ गया? बच्चों मेरे वाले एग्जांपल में एक ही पिज़्ज़ा था, वो पूरा बेच रहे थे, लेकिन हो सकता है ना कुछ स्टॉक बच भी गया हो, इस कारण से स्टॉक को भी कंसिडर करना पड़ेगा. अल्टीमेटली हमारा मकसद है हमने कितने वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस करे, सेल करे वो नहीं देखना है. हमारा मकसद है कितना प्रोडक्शन किया वैल्यू टर्म्स में. तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सबसे पहले सेल्स. सेल्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड. प्राइस इनटू क्वांटिटी विल गिव अस टोटल सेल्स. टोटल सेल्स को घुमा फिरा के बता सकते हैं, या तो डायरेक्टली देंगे टोटल सेल्स इतना है, या फिर इसको दे सकते हैं डोमेस्टिक सेल्स दैट इज विद इन द कंट्री, और एक्सपोर्ट सेल्स अलग अलग देंगे. अलग अलग दें तो हम इनको ऐड कर देंगे तो टोटल सेल्स मिल जाएगा, और या तो टोटल सेल्स देंगे, फिर हमें इसको अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है.
कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा करते हैं, टोटल सेल्स का फिगर देंगे और एक्सपोर्ट सेल्स अलग से देंगे, तो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए। जब सेल्स दिया ही हुआ है तो उसमें इंडिया का इंडिया और इंडिया के बाहर जो सेल्स किया सब आ चुका होगा, तभी तो हम उसको सेल्स बोल रहे हैं। तो फिर अलग से इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। और बोले डोमेस्टिक सेल्स इतना है, एक्सपोर्ट सेल्स इतना है, तो क्योंकि अलग अलग से दिया है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा टोटल सेल्स, राइट। व्हाट अबाउट दिस चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप में से कुछ बच्चे ब्रिलियंट हैं, इनफैक्ट आप सभी ब्रिलियंट हो। आप कहेंगे सर ये अच्छी बात नहीं है, अब जब मर्जी आए चेंज कर देते हो। कभी बोलते हो चेंज इन स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग, और कभी बोल रहे हो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। ये नहीं चलेगा सर। बिल्कुल सही हैं आप मेरे बच्चों। चेंज इन स्टॉक को डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिखा जा सकता है। मैं इसको प्रूव कर देता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इस टॉपिक में चेंज इन स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये याद रख लीजिए। तो ओवरऑल क्या हुआ? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। और हमें सेल वैल्यू को कंसिडर करना है, और वो भी मार्केट प्राइस हमारा मकसद है, तो टैक्सेस को भी कंसिडर करेंगे। नाउ यू विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉजिक बिहाइंड द चेंज इन स्टॉक, वेदर इट इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मैंने बोला ना, दैट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंसेस। आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए, ओपनिंग प्लस जो इस बार प्रोडक्शन किया माइनस सेल्स, तो हमें मिलना चाहिए क्लोजिंग। फील करने के लिए यूनिट वाइज फील कीजिए मेरे बच्चों। सपोज 10 यूनिट्स पहले से ही हमारे पास पड़े हुए थे, इस साल हमने 90 यूनिट्स और प्रोड्यूस करे। यूनिट वाइज सोचिए, क्वांटिटी वाइज, अब ये वैल्यू वाइज नहीं सोचिए। तो 10 यूनिट्स पहले पड़े हुए थे, 90 हमने और प्रोड्यूस करे, राइट। टोटल कितने हो गए? 100। उस 100 में से 98 हमने बेच दिए। क्लियर? तो 100 में से 98 बेच दिए, तो क्लोजिंग में कितना बचना चाहिए? 2। ये तो कॉमन सेंस है सर, फील कर सकते हैं। ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग, आएंग माइनस जाएंग इज इक्वल्स टू बच जाएंग। बस अगर ये समझ में आ गया ना, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ इस इक्वेशन को हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें सेल्स निकालना हो इस इक्वेशन से, सर सेल्स क्यों निकाल रहे हैं? वेट, सेल्स निकालना हो कि कितने यूनिट्स बेचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इस साइड लेके जाएं, इसको इस साइड लेके आए, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो सेल्स आ जाएगा यूनिट सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। प्रोडक्शन को पहले ले लूँ, प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को मैं बोल दूँ चेंज इन स्टॉक, तो प्रोडक्शन प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा सेल्स। अब अकाउंट्स में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये करते हैं परचेस या प्रोडक्शन प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्योंकि हमारा वहाँ मकसद होता है जो बेचा वो कैलकुलेट करना है उसका कॉस्ट, और इसीलिए प्रोडक्शन या परचेज जो भी होता है प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना नहीं है। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, कितने वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, आपने प्रोडक्शन का, आपके यूनिट ने प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट किया, ये फाइंड करना है। इस कारण से प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना है हमें। तो इसी इक्वेशन को अगर प्रोडक्शन के रूप में लिखें तो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू, इधर इधर चला जाएगा ये, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन स्टॉक। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कितने वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस किए, या हमने प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट किया, या हमारे फैक्टर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक आ गया। ये देखो, ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, जिंदगी भर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये मैंने लॉजिक बताया। तो इस टॉपिक में क्योंकि हमें प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इस कारण से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए। सर अगर क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हो तो हमारे लिए अच्छा है, केवल सेल्स ही ले लेंगे, वही होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट।
नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट का कॉन्सेप्ट जानना, लेस करते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले तो मैंने पहले भी बताया कि ये लेस क्यों करते हैं। हमारा मकसद है टोटल जो वैल्यू है उसमें से केवल फैक्टर के वैल्यू को कंसिडर करें। तो जो नॉन फैक्टर कॉस्ट है उसको हटा दें तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। 21 में से नॉन फैक्टर कॉस्ट को हटा दें, 2 को, और बाद में 6 को भी हटाएंगे, अभी नहीं बाद में, तो आ जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट। हमारा अल्टीमेट मकसद वही है और वही होने जा रहा है, देखिएगा। और इस कारण से टोटल वैल्यू में से जो नॉन फैक्टर कॉस्ट है उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम हटा रहे हैं, और इसीलिए वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। याद रखिएगा, नॉन फैक्टर इनपुट्स। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल। हमारे वाले एग्जाम्पल में 2 रुपए का वो बड़ा पिज्जा जो खरीदा था वो रॉ मटेरियल की तरह था, या पावर, फ्यूल, ये सब, ये इनपुट्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह, ये क्वेश्चन में दिया होगा। अगेन, या तो दिया होगा टोटल परचेज या दिया होगा डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। हम बाहर से भी तो मंगवा सकते हैं और देश का देश में भी खरीद सकते हैं। अगेन, अगर आपको दिया हो टोटल परचेज तो अलग से फिर इनको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, और टोटल परचेज नहीं दिया हो तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स को ऐड कर देंगे तो टोटल परचेज मिल जाएगा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए टोटल परचेज भी देंगे और इंपोर्ट्स भी देंगे, तब तुरंत क्लिक होना चाहिए कि टोटल परचेज में तो इंपोर्ट आ चुके होंगे, तो फिर से डबल काउंटिंग ना हो जाए, इसलिए फिर से इंपोर्ट्स नहीं लेंगे। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। ये बुक में अच्छे से नहीं मिलेगा। और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते थे? जो हमने रीसेल के लिए रखे हों या इसी साल प्रोडक्शन में यूज कर लेंगे, बट इन द सेम ईयर। लेकिन ये कौन से होने चाहिए? नॉन फैक्टर। लॉजिक क्या? हमें टोटल वैल्यू में से केवल फैक्टर को ही ऊपर कॉन्सिडर करना है, तो नॉन फैक्टर को हटाओ। टोटल में से जिसमें फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों शामिल है, उसमें से नॉन फैक्टर को हटा दें तो फैक्टर मिल जाएगा। हमारा मकसद है फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम केवल हमारे पर्टिकुलर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड द मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली नेशनल इनकम फाइंड करना है तो वी नीड टू कैलकुलेट NNP FC, राइट। उसका स्टेप होगा सिस्टमेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और वो क्या आता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमारा एक ही पिज़्ज़ा था, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं, तो उसका सेल वैल्यू 21 सपोज बेच दिया, 21 लेस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये केवल ये 2। सर ये 6 क्यों नहीं? ये भी तो नॉन फैक्टर है। हाँ, ये भी लेस होगा लेकिन सिस्टमेटिक वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट प्राइस लेना है, इस कारण से हम केवल 2 को एलिमिनेट कर रहे हैं अभी, राइट। तो हो जाएगा 19। दिस इज द GVAMP, और यही 19 हो जाएगा GDPMP, राइट मेरे बच्चों। GVAMP इज GDPMP, तो GDPMP आ गया हमारा 19। लेकिन GDPMP से हमें पहुंचना है कहाँ पे? NNPFC। तो ग्रॉस को नेट बनाना है, डेप्रिसिएशन लेस कर दें। क्वेश्चन में मैंने मेंशन ही नहीं किया डेप्रिसिएशन का, तो अभी तक हम पहुंचे थे GVAMP जो कि 19 है, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि है ही नहीं, कुछ मेंशन ही नहीं है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFI ऐड कर देंगे। अगेन क्वेश्चन में NFI मेंशन नहीं है तो ज़ीरो, कुछ भी नहीं, P तो P रहेगा। और MP मार्केट प्राइस में से निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये देखो ये आ गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो 6 हटा दिया तो कितना बचा? 13। ये तो हम डायरेक्टली 13, यही तो हमने पहले भी फाइंड किया था। फैक्टर्स की तरफ कितना कंट्रीब्यूशन किया, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कितना कंट्रीब्यूट करके प्रोडक्शन किया, 13। और इसलिए इनको मैंने रेड सर्कल कर लिया था क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट का हिस्सा नहीं थे, तो हम डायरेक्टली यही ले सकते थे। यस वही कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट विथ अनदर एग्जाम्पल। इसको कहा जाता है फार्मर मिलर बेकर एग्जाम्पल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सपोज 4 लोग हैं यहाँ पे, एक फार्मर, एक मिल वाला, एक बेकर और एक आप कंज्यूमर, चमन, राइट। फार्मर
वीट उगाता है, वो वीट बेचता है फ्लावर मिल वाले को, मिल वाला उसमें से आटा बनाता है, वो बेचता है बेकर को, बेकर उसमें से ब्रेड बनाता है और वो बेचता है फाइनल कंज्यूमर को। अब ऑब्जर्व कीजिए, जब तक इस बाउंड्री के अंदर रहेंगे, मतलब ये गुड्स जब तक इनके पास रहेंगे, उनमें से कोई भी फाइनल कंजम्पशन के लिए उसको नहीं खरीद रहा है। फाइनल कंजम्पशन के लिए तो अल्टीमेटली कंज्यूमर खरीदेगा। तो जब तक यहाँ रहेंगे इनके हाथों में, हम कहेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री कंटिन्यू हो रही है। और जैसे इसके बाहर आया तो वो बन जाएंगे फाइनल गुड्स। जब तक यहाँ रहे वो रहे इंटरमीडिएट गुड्स, और जैसे बाहर आ गए वो फाइनल गुड्स बन गए, क्योंकि फाइनल कंजम्पशन के लिए है या फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए। ये प्रोडक्शन यूनिट्स है और ये प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। तो प्रोडक्शन यूनिट हो गया हमारे वाले एग्जाम्पल में 3, हर एक का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है। तो फार्मर ने ये जो वीट बेचा था मिल वाले को 500 रुपीज़ में, राइट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया उसका 500। इसमें से लेस कर लें इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर कॉस्ट। फार्मर ने कोई नॉन फैक्टर कॉस्ट इंकर नहीं किया। सर कोई कॉस्ट इंकर नहीं, मैंने ये नहीं बोला कोई कॉस्ट इंकर नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ नॉन फैक्टर कॉस्ट इंकर नहीं किया। हो सकता है फार्मर ने दूसरे लेबरर्स को भी रखा हो अपने खेत में और उनको उसने वेजेस दिए हों, लेकिन वो तो फैक्टर कॉस्ट है ना। हमें यहाँ पे लेस करना है नॉन फैक्टर कॉस्ट। तो नॉन फैक्टर कॉस्ट उसने कोई भी इंकर नहीं किया, राइट। तो फिर वैल्यू एडिशन हो गया 500 फार्मर का। फिर मिल वाले का, उसने फार्मर से खरीदा था वीट, कितने में खरीदा था 500 रुपीज़ में, और उसमें से आटा उसने बनाया और आटा बेच दिया बेकर को 1000 रुपीज़ में। सपोज ऐसा फील करें 1000 रुपीज़ में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया उसका मिल वाले का 1000 लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसके लिए क्या हो जाएगा नॉन फैक्टर कॉस्ट। तो मिल वाले के लिए वो जो वीट था वो नॉन फैक्टर कॉस्ट होगा, क्योंकि ना वो लैंड है, ना लेबर है, ना कैपिटल है, ना एंटरप्रेन्योर है, वो रॉ मटेरियल है। तो लेस कर दें तो उसका भी वैल्यू एडिशन आ गया 500। फिर ये पहुंचा आटा किसके पास, बेकर के पास, और उसमें से उसने ब्रेड बनाया और कंज्यूमर को दे दिया 1200 रुपीज़ में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 1200 रुपीज़। याद रखिएगा कस्टमर ने पे किया है 1200 रुपीज़। तो बेकर का वैल्यू एडिशन कितना होगा GVAMP, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1200 लेस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना था 1000, राइट। तो वैल्यू एडेड बाय बेकर कितना होगा 200। तो अगर इन तीनों का प्रोडक्शन यूनिट्स का वैल्यू एडेड ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 1200। अब आप सब ब्रिलियंट हैं, आप कहेंगे सर ये 1200 तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, ये बेकर ने अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने में बेचा 1200 में, तो डायरेक्टली GVAMP निकाल सकते हैं। यस मेरे बच्चों, आपको पता चल गया। इनफैक्ट GVAMP निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक जो ये तरीका है, हर एक प्रोडक्शन यूनिट का GVA अलग से कैलकुलेट करो और इन सबको ऐड कर लो, या सेकंड रास्ता है केवल फाइनल गुड्स को कंसिडर करो और उसके वैल्यू को ले लो, तो उसमें ये सब आ जाएंगे। वाह, एक और डाउट होगा जो बिल्कुल डीप में कॉन्सेप्चुअली पड़ता है, वो कहेगा सर ये 500 आप कैसे बोल सकते हैं ये नॉन फैक्टर कॉस्ट है, बट ये भी तो बना होगा इसमें 500 में भी, रॉ मटेरियल में भी तो कभी ना कभी लेबर तो लगा होगा ना। हाँ, वो इधर लगा होगा पहले वाले स्टेज में, और उसका वैल्यू एडिशन हम अलग से कैलकुलेट कर ही रहे हैं, इसलिए फिर से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक वैसे ही ये जो आटा बना, जो आटा इसने लिया मिल वाले से बेकर ने 1000, इसमें भी तो फैक्टर कॉस्ट लगा ही होगा ना, कोई ना कोई फैक्टर कॉस्ट लेबर लगा होगा, लेकिन वो इसके पहले वाले स्टेज में वो ऐड हो चुका होगा, इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हमें देखना है हमने उसमें कितना वैल्यू एडिशन किया, मतलब हमने उसमें कितना फैक्टर कॉस्ट इंकर किया।